Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your chapter Arithmetic Progressions और आज इसकी लाइव वीडियो 1 है, यानी कि आज हमारी फर्स्ट लाइव क्लास है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इसमें काफी सारा है और बहुत सारा कंटेंट है, तो डिफरेंट बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जिसलिए हम लोग इसको बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कुछ आपके डाउट्स लेंगे और साथ में कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग अपने नेक्स्ट शेड्यूल में कंप्लीट करेंगे और उसके बेसिक्स आपके सारे डाउट लेंगे। तो बच्चों आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एपी सीरीज है ये हमारा एक बड़ा चैप्टर है, यानी कि इससे ज्यादा आपको मार्क्स भी मिलते हैं, आपको 10 से 15 मार्क्स के बीच में श्योरली जो है यहां से मिलने वाला है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, रीड करिए और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बच्चों जो हमारा ये टॉपिक है यहां से 30% रिलेटेड सिलेबस में इस बार आपके सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एसएन वाला जो टॉपिक है उसमें से जो हमारे कुछ डेली लाइक बेसिक एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको यहां से डिलीट किया गया है, यानी कि जो सम पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहां से डिलीट किया गया है। बाकी इसके अलावा बाकी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एज इट इज है, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पूरे एपी सीरीज में कंटेन कर रहा है। बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत सून जल्दी से एकदम बेसिक सारे क्लियर करते चलेंगे और आपके सारे डाउट्स भी लेते चलेंगे। आज बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के। देखिए सीक्वेंसेस से बात स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सीरीज और सीक्वेंसेस, क्योंकि चैप्टर हमारा एपी सीरीज है, सीक्वेंस को समझिए बच्चों। जब एक पैटर्न सेट होता है नंबर्स के बीच में, जब आप किसी नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स या किसी शेप के बीच में एक पैटर्न के हिसाब से ट्रेवल करते हैं, पैटर्न के हिसाब से सेटअप करते हैं, तो वो जो पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, वही चीज है, पैटर्न है बेसिकली। आप एक अरेंजमेंट के प्रोसेस से चल रहे हैं ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। अब बच्चों यहां पर एक चीज है सम रूल्स, यानी कोई ना कोई एक बेसिक रूल होगा, ऐसे ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए सम रूल्स की बात क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर जरा देखिए, आप फर्स्ट वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जब आप इस फर्स्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, सो लुक एट दिस, यहां पर बच्चों आपका जो फर्स्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये 1 है, देन आफ्टर 8 है, देन आफ्टर 27 है। बच्चों क्या पैटर्न लगता है? वही लगता है कि अगर आप ऐड से देखें, जरूरी नहीं कि हर चीज ऐड होने से ही पैटर्न बन रहा हो बच्चों। यहां पर अगर आप पैटर्न को सेट करके देखेंगे तो 1 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 27 आया, कहेंगे सर यहां तो 7 ऐड हुआ था, फिर यहां से हमारे पास अचानक से 19 हुआ। सो बच्चों इसके अकॉर्डिंग तो पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज करके लुक करें, देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, जरा इस पैटर्न को जरा देखिए बच्चों, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, यहां से यानी कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एक बेसिक पैटर्न बन रहा है और उसके बेस पर आप इस तरीके से सारे नंबर्स की कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों 64 क्या होगा? 4 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है कि नहीं बच्चों, अभी तक तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, यानी यहां पर आप अगर सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं तो आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है 125, यानी कि 5 क्यूब हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद के नंबर्स से आपसे पूछूं कि नेक्स्ट सीक्वेंस बच्चों क्या होगा, तो आप बता दोगे। भाई यहां से यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं तो प्रेडिक्शंस इजी हो जाता है। आप नेक्स्ट नंबर, उसके नेक्स्ट नंबर्स के प्रेडिक्शंस को इजीली बता सकते हैं। 6 क्यूब होगा, 7 क्यूब होगा, 8 क्यूब होगा और बच्चों ये पैटर्न चलता जाएगा। तो जब हमारे नंबर्स एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं, अरेंज होते हैं, सो उससे जो हमारा एक फॉर्मेशंस बनता है, एक पैटर्न बनता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। आई होप आपने सीक्वेंस का बेसिक पैटर्न क्लियर किया कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है। बच्चों सीक्वेंस के अलावा कुछ और बेसिक चीजों को देखिए, जैसे यहां पर देखिए, जरूरी नहीं कि कुछ हमने बताना, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, किसी के भी अकॉर्डिंग, बस पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग वो सारे अटेंड होने चाहिए, यानी अरेंज होने चाहिए। बच्चों 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है। अब यहां का जरा आप सीक्वेंस अगर वॉच करिए तो यहां पर आपको जरा देखिए क्या दिखेगा बच्चों, यहां पर 1 आएगा, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बच्चों ये भी हमारा एक सीक्वेंशियल फॉर्म ही है। यहां पर भी एक बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 सीरीज बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, 1/n। यहां से अगर देखेंगे सो 1/n+1 का बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा है, शायद 1/n है, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म में ये n ही रखिए, ठीक है ना। 1/1 है, 1 हमारे पास यहां पर n हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे जैसे आप टर्म्स बढ़ाएंगे, जैसे 1/1 मतलब 1, अगर हम n के प्लेस पर 2 रखेंगे, सेकंड टर्म बच्चों जरा देखिए 1/2 सेकंड हो गया, 1/3 सेकंड हो, 1/4, 1/5, यानी कि बेसिक पैटर्न्स है कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो 1 इंक्रीजमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद 1/6 होगा, 1/7 होगा और बच्चों ये कैरी करता जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक, जहां तक आप चाहो। तो ये सारे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं बच्चों, ये सब हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं, किसी ना किसी बेसिक रूल्स के साथ कनेक्ट हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3, फिर 1, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 9, फिर अचानक से मैंने 8 लिखा, फिर यहां पर मैंने 0 लिख दिया। अब बच्चों क्या लगता है, क्या ये कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर है? किसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे नंबर्स अरेंज हैं? नहीं अरेंज।
बच्चों कतई अरेंज नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए इसके बाद के अगर नंबर को हम आपसे कहेंगे प्रेडिक्ट कर दीजिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बेसिक रूल किसी बेसिक ऑर्डर सीक्वेंशियल प्रोसेस को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो बच्चों ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पैटर्न में नहीं है, किसी सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस में होने के लिए नंबर्स का एक बेसिक पैटर्न अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके बीच में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, एक बेसिक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम नेक्स्ट नंबर को आगे कनेक्ट करके उस कंडीशन से बता सके। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पहले बेसिक पॉइंट सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या है, इसका रिलेशन क्या है बच्चों सीरीज के साथ, हमारी एपी सीरीज जो मेन चैप्टर है उससे समझते हैं। देखिएगा बच्चों सीक्वेंस जब आपने क्लियर कर लिया तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर भी है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी सीरीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी सीरीज कहते हैं। बच्चों जब हमारा सीक्वेंस में एक रूल हो जाए कैसा, जो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनता हो, देखिए वो कंडीशंस क्या है कि अगर हमारी कोई सीरीज कोई सीक्वेंस इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर ले कि हर एक करस्पॉन्डिंग टर्म्स, हर एक न्यू टर्म्स एक फिक्स नंबर के ऐड होने के साथ ही हमको नया टर्म मिलता चला जाए, तो ऐसे जो सीक्वेंसेस क्रिएट होंगे उन सीक्वेंसेस को, उस अरेंजमेंट को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी सीरीज कहेंगे। जैसे देखिएगा बच्चों हमारे पास ये कुछ टर्म है, T1 है, T2 है, T3 है, जरा देखिए मान लेते हैं हमारे पास T1 फर्स्ट टर्म A है, ठीक है। अब सीरीज एपी कब बनेगी, जब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेगी, किसी एक रूल को फॉलो करेगी, और वो रूल अगर हमारा इस रूल को अकॉर्डिंग हमारे सारे टर्म फिक्स हो जाएंगे तो हमारा ये एपी बनेगा। अब वो रूल क्या है वो समझिए, हर एक करस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक फिक्स नंबर के ऐड होने के बाद न्यू टर्म बने, सो इस तरीके का जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है बच्चों वो एपी होता है। जैसे हमने मान लेते हैं एक फिक्स नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं डी, यानी इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, उसको हम ऐड करके एक नया टर्म बनाते हैं a प्लस डी, जिसको हम लोग T2 कह रहे हैं सेकंड टर्म। बच्चों इसी सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, a प्लस डी जो सेकंड टर्म था इसमें एक बार d और ऐड कर दें, तो बच्चों क्या बन गया a प्लस 2d। देखिए ये सीक्वेंस है ना। अगर हमने फोर्थ टर्म निकालना है तो हमने क्या किया, a प्लस जो 2d है इसमें यानी कि हमारा जो थर्ड टर्म है उसमें एक बार d और ऐड कर दिया, सो a प्लस 3d बन गया। अब जरा इस पैटर्न को वॉच करिए, हर बार जो सीरीज आपकी जो बनती चली जा रही है, अगर आप इस T1 T2 T3 इन सारे सीरीज के टर्म्स के साथ एक सीरीज फॉर्म करें तो कुछ सीरीज का कुछ इस तरीके का सीरीज फॉर्मेशन होगा, a प्लस डी, तो ये तो बच्चों फर्स्ट टर्म हुआ, दिस इज द सेकंड टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया a प्लस 2d, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा बच्चों a प्लस 3d, और ये सीक्वेंशियल ऑर्डर आगे फॉलो करता जाएगा। यानी कि जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं उसके बीच में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में एक बेसिक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझिए। अगर वो क्लियर हो गया सो एपी सीरीज के बीच में रूल क्या होता है जिससे हमारी एपी सीरीज फॉर्म होती है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए जब ये फर्स्ट टर्म a था तो सेकंड टर्म आने के लिए क्या करना पड़ा, उसमें से एक टर्म b जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं उसको ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म में क्या किया, फिर से एक बार d ऐड किया अपने इस प्रीवियस वाले टर्म T2 में, सो हमारा T3 आ गया, थर्ड टर्म मिल गया बच्चों। T3 में फिर से एक वही सेम नंबर d ऐड किया, सो हमें एक नया टर्म मिल गया जिसको हम लोगों ने कहा T4। और इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर से अगर आप अरेंज करते जाएंगे अपने सारे के सारे टर्म्स को, उससे जो सीक्वेंस क्रिएट होगा, उससे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड द एपी सीरीज। इसी को बच्चों हम लोग एपी सीरीज कहते हैं। कहेंगे सर क्या हमेशा ऐड करने से ही एपी सीरीज बनती है? नहीं बच्चों, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, लुक एट दिस, T3 माइनस T2 करिए क्या मिलेगा, D, T4 माइनस T3 करिए क्या मिलेगा बच्चों, D मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से T2 माइनस T1 करेंगे तब भी क्या मिलेगा, D मिलेगा। यानी बेसिक रूल ये है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम डिफरेंस करें और उसका डिफरेंस एकदम सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, सो दिस टाइप्स ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एपी सीरीज। यहां पर इस चीज से बच्चों मैटर नहीं करता कि हम प्लस करेंगे तभी सीरीज बनेगी या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी सीरीज बनेगी। हाँ ये जरूर है कि कॉमन वैल्यू ऐड करने से हमारे न्यू टर्म मिलते हैं। ऐसे बच्चों अगर एक कॉमन नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हर एक अपने फर्स्ट टर्म के साथ में, तब भी हमको जो ऑर्डर मिलेगा वो भी एपी मिलेगी, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है। अब ये ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं T3 और T4 के बीच में डिफरेंस कुछ और आ गया और यहां से T2 और T3 के बीच में डिफरेंस कुछ और आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सीरीज एपी नहीं रहेगी। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने भी टर्म उस सीरीज में कंटेन कर रहे हैं, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में अगर आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, वो डिफरेंस सेम आना चाहिए। सो बच्चों वो सीरीज हमारी एपी सीरीज होती है और यहीं से हमारी जनरल एपी भी बनती है। बच्चों जनरल एपी का अगर आप देखें कि फॉर्म क्या होता है, सो जनरल एपी का फॉर्म भी बच्चों यही है, फर्स्ट टर्म T1 क्या होता है, A,
सेकंड टर्म T2 कैसे आता है, जब उसमें आप कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देते हैं, जिसको आपको पता है कि D इज अ कॉमन डिफरेंस सिंपली। बच्चों T3 क्या आता है, T3 इज A प्लस 2D। कैसे आया, जब हम लोग ने A प्लस D में यानी सेकंड टर्म में एक D और कनेक्ट किया। T4 की बात करिए A प्लस 3D, यानी ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, दिस सीक्वेंस जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज AP सीरीज। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, हर दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस एकदम एग्जैक्ट सेम अलाइक एक जैसा होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी का हमें मेन ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको इस चीजों को चलाना है, जिससे हमारी एपी सीरीज क्लियर हो जाए। तो ये तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि एपी सीरीज होती क्या है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया था, शायद हर्ष जी का एक क्वेश्चन था, मे भी मुझे ध्यान है कि सर ये बताइएगा कि एपी सीरीज क्या होती है। तो हर्ष जी, ये एपी हमारी सीरीज है, इस तरीके के बेसिक सीक्वेंस को अगर कोई सीरीज फॉलो करता है सीक्वेंस, तो उसको हम लोग एपी सीरीज कहते हैं। और ये इसका एपी सीरीज का एक जनरल फॉर्म है, ए प्लस डी, A प्लस 2D, और इसी तरीके से हमारे जनरल टर्म चलते जाएंगे। बच्चों इसमें एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखिए, जैसे जो भी हमारा टर्म होगा, जैसे थर्ड टर्म है, देखिए ध्यान से, जब टर्म 3 है तो D कितने हैं, 1 लेस। हमारे पास जब टर्म 4 है तो उसी में कितने हैं, 1 D लेस है। अगर इसी के बेस पर हम लोग चलते जाएंगे तो हमको इसका एक जनरल टर्म भी मिल जाएगा। बच्चों जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं 2 4 6 8, अब ये चल रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या ये हमारा एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, श्योरली एपी सीरीज फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों हर एक, मान लीजिए ये जो स्टार्टिंग जहां से होती है, आपको पता है जहां से हमारी सीरीज की स्टार्टिंग होती है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म या ए से या T1 से, या कोई बच्चा इसको A1 से भी समझता होगा कि A1 से भी डिनोट करते हैं, वैसे बेसिकली हम लोग A से डिनोट करते हैं। ओके चलिए, तो ये तो होता है उसका फर्स्ट टर्म। अब आप ये देखिए कि इस सीरीज में हर बार आप एक कॉमन नंबर क्या ऐड कर रहे हैं, 2। देखिए 2 ऐड किया 4 मिला, फिर 2 ऐड किया 6 मिला, फिर तो ये उसी बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि ए में एक बार वही कॉमन नंबर डी ऐड किया, फिर सेकंड टर्म में कॉमन नंबर डी ऐड किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जब आप डी ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। तो सेम उसी रूल पैटर्न पे चल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। अगर आपको बच्चों चेक करनी है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर हाउ टू चेक द सीरीज इज एपी और नॉट। सो आप किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म के बीच बच्चों डिफरेंस कर लो, है ना। जैसे आप T2 माइनस T1 करो, देखो क्या आ रहा है, T3 माइनस T2 कर लो, देखो क्या आ रहा है, T4 माइनस T3 करो, देखो क्या आ रहा है। हर एक टर्म में आप देखोगे 4 माइनस 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2 आएगा। यानी हर एक टर्म में आपको जो बेसिक डिफरेंस मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं बच्चों, वो एकदम सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब दिस सीरीज इज एन एपी, ये सीरीज हमारी एक एपी सीरीज होगी, एपी सीरीज में आएगी। तो बच्चों ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एपी सीरीज में भी जैसे बाकी दूसरी सीरीज में आप नेक्स्ट टर्म को क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म आप बता देते हो डायरेक्टली कि नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है। तो देखिए 8 है, नेक्स्ट टर्म 12 आएगा, 10 आएगा, पहले 10 होगा बच्चों, फिर 12 आएगा, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, जितने टर्म चाहें आप इसी तरीके से प्रिडिक्ट करते जा सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे एपी सीरीज का। आई होप हर्ष जी आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया होगा, मतलब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से वॉच किया होगा और समझा होगा। देखिए नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस एपी। देखिए बहुत सिंपल सा है, 1 मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कोई सीक्वेंस दे दिया कि आप बताइए ये एपी है। अगर एपी के बेसिक रूल को फॉलो कर रहा होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीक्वेंस को वॉच करिए, 0 है, फिर -4 है, फिर -8 है, यानी लगातार सीरीज में डिक्रीजमेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा था, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एपी होने के लिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हर दो किसी भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो सारे सेम आ जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो बच्चों आप श्योरली मान लो कि एपी है। जरा यहां देख लो, वैसे भी आप देख सकते हो 0 से -4, जरा देखिए T2 -4 -0 क्या आंसर आया, -4। बच्चों माइनस का 8 है, T3 देखिए ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ। सो T3 -8 -4 करेंगे, फिर से आंसर -4। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 है, यानी -12 -8 आंसर क्या आएगा, -4। यानी कि आप हर बार देख रहे हो कॉन्सेप्ट ये क्या बता रहा है आपको, कि हर बार जो आपके टर्म्स आ रहे हैं एकदम सेम आ रहे हैं, डी की वैल्यू एकदम सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। बच्चों यही हमारा क्या होता है, डी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और बच्चों अगर वो सेम है, मान के चलो आंसर भी सेम होगा, एकदम सही है आपका ये टर्म तो जाएगा किसमें, एपी में। ये सीक्वेंस श्योरली एपी है, नो डाउट। नेक्स्ट आ जाइए 3 में, देखिए अब आप जल्दी से इसको देख के वॉच कर सकते हैं। देखिए 3 में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल +3 हुआ, लुक एट दिस, फिर क्या हुआ, +6 हुआ, फिर क्या हुआ, 12 हुआ। अब बच्चों क्या ये सीरीज आपको लगता है एपी है? देखिए पहली बार डिफरेंस अगर देखेंगे 6 - 3 T2 - T1 3 मिलेगा। अब जैसे ही आपने सेकंड को चेक किया तो यहां पर आंसर आपको 6 मिल गया। अब जरा देखिए क्या दोनों के जो डी आ रहे हैं क्या वो सेम है? बच्चों मुझे तो नहीं लगते,
आपको भी नहीं लग रहे होंगे बेसिकली। ये 3 है, ये 6 है, इसका मतलब आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सीक्वेंस हमारा एपी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इनका बेसिक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट वाले अगर कंडीशंस को अगर आप वॉच करेंगे तो यहां पर भी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना आपने बेसिक क्लियर किया होगा कि अब किस तरीके से सीक्वेंसेस को वॉच करते हैं कि एपी है कि नहीं। तुरंत देखते ही देखिए फर्स्ट टर्म है, अगर आप इसमें से डिफरेंस देखिए जरा, यहां से 75 था 67, अब क्या लगता है कितना सब्ट्रैक्ट हुआ होगा? चलिए माइनस कर लीजिएगा, T2 माइनस T1 करिए, 67 माइनस 75, तो बच्चों यहां पर -8 मिलेगा। अगर आप T3 माइनस T2 करेंगे यानी कि 59 माइनस अगर 67 करेंगे तो बच्चों फिर से माइनस, यानी यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि हर दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस बच्चों एकदम सेम है, एक जैसा है। तो ये तो हमारे एपी को फॉलो कर रहा है ना, ये तो समझ गए ना। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे एपी सीरीज का आइडेंटिफिकेशंस। किसी बच्चे ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर ये बताइए कि आखिर आइडेंटिफिकेशंस कैसे करते हैं एपी सीरीज का। सो बच्चों करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आप डिफरेंस निकालिए। अगर आपके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, डी की वैल्यू इक्वल आ रही है, देन यू कैन श्योर दैट द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज अ एपी सीरीज, वो सीक्वेंस हमारा एपी सीरीज होगा। ओके, चलिए यहां पर नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाए तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, यहां से हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एपी आ गया है। एपी के जनरल टर्म क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरल टर्म की रिक्वायरमेंट क्या है देखिएगा ध्यान से। इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों इसलिए भी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एपी सीरीज है, सिंपली 2 है 1 है 2 है, मान लीजिए 1 3 है 5 है 7 है 9 है, इस तरीके से सीरीज चल रही है सिंपली। अगर मैं इससे कहूं कि नेक्स्ट टर्म बताइए, बता दोगे आप। इससे कहूं कि 8th टर्म बताइए, 10th टर्म, मतलब मे बी अब मैं कह दूं इसका 534th टर्म बताइए। अब बच्चों 534th टर्म देखिए काफी बड़ी वैल्यू है ना, निकालने को वो भी निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होता है, किसी भी एपी सीरीज का कोई भी जनरल पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म पर्टिकुलर, कोई भी टर्म उस पर्टिकुलर सीरीज का फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी, बहुत ही सिंपल वे में। सो बच्चों चलिए उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस को साथ समझेंगे, इस कंडीशंस को भी बच्चों। जैसे मैंने कहा कि किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, T1 क्या होता है, ए है ना, जो हमारी एपी सीरीज है। T2 क्या होता है, जब आप उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि एक वैल्यू कंप्लीट फिक्स वैल्यू ऐड करते हैं, सेकंड टर्म। T3 की बात करिए, T3 क्या होता है, जब आप इस सेकंड टर्म में एक और डी ऐड कर देते हो, यानी कि a + 2d। ऐसे ही बच्चों जब T4 निकालते हो, जरा देखिएगा ध्यान से, a + 2d में जब एक d और ऐड होगा इस वाले में तो ये आ जाएगा a + 3d। अब बच्चों जरा सीक्वेंस को वॉच करिए, देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म में सिर्फ सिंगल a, सेकेंड टर्म में एक डी हुआ, यानी टर्म हमारे पास 2 है तो डी उससे एक कम है। थर्ड टर्म में डी टर्म थर्ड है तो डी कितने हैं, 2 है, 2d, यानी एक डी कम। फोर्थ टर्म बच्चों एक डी कम, 3d। यानी जब करते हुए आप किसी एक जनरल टर्म पे पहुंचेंगे जो कि मान लेते हैं उसका कोई nth टर्म है, tnth टर्म, इसी को ही हम लोग जनरल टर्म ऑफ एबी भी कहते हैं। तो बच्चों क्या होना चाहिए, a प्लस आप खुद ही डिसाइड कर लो, जितना भी टर्म होता है उससे एक डी कम। तो nth टर्म है तो उससे एक डी कम, यानी कि n-1d। सिंपली यही हमारा क्या बन गया, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एपी। बच्चों यही हमारे किसी भी एपी सीरीज के जनरल टर्म का यानी tnth टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर हमारी सीरीज इस तरीके से T1 T2 T3 फॉर्म कर रही है तो उसका जो जनरल टर्म होगा, जिसको हम लोग कहते हैं tnth टर्म, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एपी सीरीज, इसी को ही एपी का जनरल टर्म भी कहते हैं। और बच्चों लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट भी सेम यही है। किसी भी एपी सीरीज का लास्ट टर्म हम लोग ये समझते हैं जो उसका लास्ट टर्म L है वो भी यहीं से ही एंड हो रहा है। nth टर्म का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको बस सिर्फ आप L से डिनोट करते हैं, L = a + n-1 × d। तो बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्मूले भी बता दीजिएगा। किसी स्टूडेंट ने शायद ये पूछा था क्वेश्चन में कि सर डाउट सेक्शन में डाला था एक क्वेश्चन कि सर हमें सारे फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करते चलिएगा। तो मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले भी यहाँ से बताता चलूँ। बच्चों परेशान मत होइएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लासेस में होगा। तो हमारे पास 2 क्लासेस में है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसलिए कुछ चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, सो L = a + n-, तो आज जितना मिल रहा है पहले हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है। सो nth टर्म हमारा यानी जनरल टर्म a + n-1d, और बच्चों लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि लास्ट टर्म ऑफ सीरीज भी यही होगा। अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है, L डिनोट फॉर लास्ट टर्म, A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, n बच्चों क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, और d आपको पता है वो कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में, और nth क्या हुआ, tn, बच्चों ये nth टर्म है, tnth टर्म, ठीक है ना, ये है हमारा nth टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज।
ठीक है। तो ये हमारी सीरीज का बच्चों nth टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म, आपको ये वैल्यू ऑफ nth टर्म है, ये n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज में, और ये कॉमन डिफरेंस। तो ये सारे बेसिक्स पॉइंट जो थे मैंने क्लियर किया, आपको बताए। अब बच्चों लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ क्लियर किया। देखिए यहां पर ये जो टर्म आया है मैंने आपको बताया डायरेक्टली वे में, जैसे आपसे क्वेश्चन में किया जाता है कि 8th टर्म ऑफ सीरीज। अब बच्चों जरा 8th टर्म देखिए, जितना भी टर्म है उससे कम, यानी 7d डायरेक्टली, है ना। 8th टर्म a प्लस 7d, आपसे कहा जाए 10th टर्म बच्चों डायरेक्टली a प्लस कितने d 9d, एक कम होता है। यानी आप बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अगर नहीं भी ध्यान है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। जो भी टर्म कहा जाए, आपसे कहा जाए t 25th टर्म, बच्चों क्या लिखेंगे a प्लस 24d, डायरेक्टली उसका आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, एक d हमेशा कम। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा और हम लोग समझें कि आखिर ये सारे टर्म्स हमको मिले कैसे, देखिए आखिर फॉर्मुलेशन हुआ कैसे, तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेशंस की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक फॉर्मेशन है उसको भी क्लियर करते चलेंगे। बच्चों बेसिक फॉर्मेशन ये कहता है एपी का कि मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म, जो कि अभी हमारे पास क्या था, ये ए था। अब यहां से ये T1 हुआ फर्स्ट टर्म ए, जिसको हमने कहा। बच्चों हमारे पास क्या था, T2 था। T2 क्या था, a प्लस हमारे पास यहां से d मिला था। इसी तरीके से अगर हम सारे टर्म्स ऐड करते चले जाएंगे, है ना, यहां पर देखिएगा ये हमारे T1 T2 T3 है, तो आपको ऐड वाली बात अभी हम लोग सम पे नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों ऐड वाले को भी रहने दीजिए। ये a प्लस 2d है। इस तरीके से हमारे nth टर्म तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए ये T1 T2 T3 इस तरीके से चल रहा है सीरीज, आपको पता है, ये हमारी एपी हो गई। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने इसके बारे में सीखा कि किसी भी एपी सीरीज में जब हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, तो क्या मिलता है, देखिए T2 माइनस T1 करके देख लीजिए क्या मिलेगा, D आएगा, है ना। A प्लस D, T2 माइनस T1 यानी A से A कैंसिल, क्या मिला, D मिला। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, D होती है। बच्चों इसी तरीके से अगर हम T3 माइनस T2 करेंगे, क्योंकि बच्चों ये एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, चेंज हो ही नहीं सकता अगर ये एपी है तो। जरा देख लीजिए यहां से भी T3 माइनस T2 किया, यानी a प्लस 2d माइनस a माइनस d। बच्चों क्या हुआ, a से a तो कैंसिल हुआ, 2d से एक d माइनस हुआ, यानी फिर से एक d। तो यहां भी कॉन्सेप्ट कह रहा है d। बच्चों ऐसे अगर आप T4 माइनस T3 करोगे, वहां भी कॉन्सेप्ट कहेगा d मिलेगा। T5 करते जाइए, T5 माइनस T4 कब तक करेंगे भाई, है ना। तो मैंने यहां से इसको किया कि अगर हम लोग फाइनली Tn माइनस 1 कर दें, तो बच्चों यहां से भी आंसर क्या होगा भाई, d ही तो होगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे, कि भाई अगर nth टर्म से उससे पहले वाला n-1 टर्म भी अगर आप माइनस करोगे सो भी d मिलेगा, क्योंकि d ही कॉन्सेप्ट में चल रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए कि कैसे हमारा nth टर्म क्लियर हुआ। अगर हम लोग इन सारे सीक्वेंसेस को क्लियरली ऐड कर दें, अब आप कहेंगे सर कितने टर्म है, पहले तो ये ऐड करने पर एक बेसिक चीज समझिए। देखिए यहां से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये 1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, T ऐसे करते करते ये Tn-1 है, तो कितने टर्म हुए, देखिए ध्यान से। यहां से फिर से इस चीज को समझिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बच्चों nth टर्म कैसे आया वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझिएगा, ये 1 है, समझिए T1 को मैंने 1 ऐसे लिखा, फिर ये T2 2 है, फिर 3 है, ऐसे करते करते कहां तक गए, n-1 तक। तो कितने टर्म हुए 1 से लेकर n-1 तक। जब आप 1 2 3 4 करते करते कहां से जाते हैं, n तक, तो कितने टर्म होते हैं बच्चों, n टर्म होते हैं। अगर आप n-1 तक गए तो n-1 टर्म ही होंगे। ये बात तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं समझते बच्चों। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक चीज को और समझते चलिए। देखिए अगर हम लोग d और d को 2 बार ऐड करें, देखिएगा ध्यान से, d प्लस d 2 टाइम्स कितना होगा, 2d। अगर हम d प्लस d 3 बार लिखेंगे, कितने d होंगे, 3d। अगर हम 4 टाइम लिखेंगे 4d, 5 टाइम लिखेंगे 5d। ऐसे अगर हम d प्लस d कितने बार लिखेंगे बच्चों, n-1 बार लिखेंगे, तो कितने d होंगे, n-1d होंगे। जब सबको आप ऐड करोगे तो यहां पर ऐड करने का कॉन्सेप्ट यही मैं सिखा रहा था। यहां पर जब आप सारे d, पूरे सारे टर्म्स को ऐड अप करोगे तो जितने भी ये d हैं, देखिए ये सारे के सारे d, समझिए कॉन्सेप्ट बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जब आप ये सारे d ऐड करोगे तो आपने कितने d ऐड किए, हम लोग ने बच्चों n-1 d ऐड किए, तो इसका सम तो ये मिलेगा n-1 d ऐड का। इतने सारे d ऐड करने पर, n-1 d ऐड करने पर कॉन्सेप्ट कहता है कि n-1 इंटू d मिल जाएगा, सबका सम। क्लियर। अब यहां पर जरा आ जाइए, इस सम को कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए T2 और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस, कॉन्सेप्ट कहता है कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाने दीजिए। T3 से ये गया, T4 से T4, ऐसे सारे कटते चले जाएंगे किसी ना किसी से, और आपका सिर्फ ये बचेगा फाइनली ऐड करने पर, और एक ये बचेगा। सो बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचेंगे, बाकी सबका काम खत्म, है ना। सारे के सारे यहां से भाई क्लियर हो गए, आउट।
सबका काम कंप्लीट। चलिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब गए, तो अब जो बचे हैं उन्हीं को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब आप उनको ऐड करोगे तो जरा देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि tn माइनस tn के बाद t1, और यहां पर बच्चों क्या बचा, जब सारे डी आपने ऐड किए तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ने सीखा था ये n-1d बचे। ओके, इस माइनस वाले t1 को उधर ट्रांसफर करिए। देखिए तो tn क्या आया, t1 प्लस n-1 इंटू डी, और बच्चों t1 क्या होता है, t1 तो a होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि tn की वैल्यू आ गई a प्लस n-1 इंटू डी। और बच्चों यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, हमारे nth टर्म के फॉर्मूले का। तो ये फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से मिला है। तो आई होप आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा बच्चों, जिसको हम लोग ने यहाँ पे लिया था कि कैसे हम लोग किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकाल सकते हैं। अब इसका हेल्प क्या है, इसका यूज क्या है। सो बच्चों ये तो बहुत हमारे लिए जितने भी इसके हेल्प और जितने यूज है वो आपके सारे क्वेश्चंस में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो tnth टर्म फ्रॉम एंड, एक और भी बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास सीरीज चल रही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और करते करते मान लीजिए 204 तक गई। मैं इसको क्वेश्चन लेके ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, जिससे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। बच्चों जब आप सीरीज में nth टर्म निकालते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, हम एंड से बात करेंगे। फॉर स्टार्टिंग तो इसको क्या लेते हो, फर्स्ट टर्म लेते हो ना। कॉमन डिफरेंस क्या लोगे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म आपने 2 लिया तो कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 करोगे, 2 आ जाएगा वो भी बेसिकली। और इसका मान लीजिए 8th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो a प्लस 8-1 इंटू डी कर दोगे, है ना, और सिंपली सारी वैल्यू पुटअप कर दोगे। यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 2 की, 14 आया, और बच्चों इस तरीके से आप आंसर लोगे। लेकिन ये तो इजी हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से था। लेकिन यही क्वेश्चन ने अगर ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज, कहा कि उसने आखिरी से, एंड से 8th टर्म निकालो भाई, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं पूछ ली गई है। आपके पास अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बच्चों कितना भी ये ट्विस्ट कर लें, आप उनको भी घुमा दोगे। कैसे, देखिए, अब आप लोग तो सबको घुमा देते हो। 204 ये क्या है, इसका लास्ट टर्म। लेकिन बच्चों अब ये लास्ट टर्म नहीं रहेगा क्योंकि सीरीज यहीं से एंड हो रही है, ठीक है ना, इसलिए लास्ट टर्म है। लेकिन हमें लास्ट से ही स्टार्ट करना, तो आप इस लास्ट को ही फर्स्ट मान लो, बस हो गया काम, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा बच्चों, लास्ट को ही आप फर्स्ट बना दो, और क्या करो कि यहां से डी अगर क्या चल रहा है प्लस का 2, तो बच्चों वहां से डी जब देखोगे तो क्या चलेगा, वहां से डी हो जाएगा माइनस का 2, यानी सिर्फ साइन चेंज करना होता है। अगर बच्चों यहां -2 होता तो फिर यहां पे क्या कर लेते हैं आप, प्लस, और सिंपली 8th टर्म फ्रॉम यहां से निकाल लो, आंसर मैच कर जाएगा। सो 8th टर्म फ्रॉम एंड, ये भाई फ्रॉम एंड चल रहा है, वो स्टार्टिंग था, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग से था पोर्शन, और इधर वाला पोर्शन हमारा एंड से है। तो 8th टर्म ये समझिएगा कहां से है, फ्रॉम एंड से। तो लास्ट टर्म ही क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म हमारा 204 है, ना कि एल हमारा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग सीरीज यहां से है। क्योंकि वो कह रहे भाई एंड से चलो, तो हम भी एंड पे आ गए, हमने इसी को पहला मान लिया। ओके, ये जितना कहते जाए, ये डाल चले, आप बात चलिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए, तो यहां से हम लोग यहां पर आ गए, फर्स्ट टर्म में रखेंगे 204 सिंपली फर्स्ट टर्म, और प्लस n-1 इंटू डी। अब भाई n क्या है भाई, खुद डिसाइड कर लो, कौन सा टर्म पूछा था इन्होंने, 8th टर्म। देखिए तो 8 मतलब n की वैल्यू 8 है, -1, और d बच्चों जरा देखिए क्या होगा, d आपको पता है ना, उधर से 2 है तो इधर से -2 हो जाएगा, सिंपली रख दीजिए -2। अब जरा देखिए क्या होने वाला है, 204 ये हुआ 7, जब इसमें आप 2 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपली 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, और ये 190। तो बच्चों ये वो टर्म है 190, जो कि 8th टर्म फ्रॉम एंड है, ठीक है ना। आखिरी से 8th टर्म की वैल्यू 190 हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड वाले टर्म्स का। तो आई होप आपने इसको भी क्लियर किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाए बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी क्लियर करते चलिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चंस के टाइप बहुत सारे हैं बच्चों, और उन टाइप्स को भी हम लोग आप ही के क्वेश्चंस के डाउट से ही सारे क्लियर करते कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइमिंग बच्चों वही सेम रहता है उसमें, तो ज्यादा हम लोग क्वेश्चन अपने नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके डाउट बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आपके डाउट में भी सारे लेते चलें। तो बच्चों परेशान मत होइए, बस आपके डाउट ही आने वाले हैं, और उसी में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर व्हेन मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मिडिल टर्म, किसी भी एपी सीरीज के मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करें। सो बच्चों मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट होना चाहिए कि आखिर हमारी एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन इन अवर एपी। अगर जब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे, देन वी कैन नॉट फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you have to find the number of terms, middle terms of AP, then first of all we have to find the n, value of n, यानी how many terms contain in our AP series। अब उसके बाद जब आप n फाइंड कर लेंगे तो ये डिसाइड कर लीजिए भाई n की वैल्यू इवन आ रही है कि ऑड,
है ना, क्योंकि इसके बेस पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर n हमारे ऑड है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 5 आ गई, आपकी एपी सीरीज में 5 टर्म है, तो आप मिडिल टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मतलब a प्लस 5 प्लस 1 6/2 यानी कि 3, और यहाँ पे देखिए 3 - 1 और इंटू डी यानी कि a प्लस 2d। ये जो टर्म होगा, ये टर्म हमारा क्या आया, इसका मिडिल टर्म आया। बात समझ गए, बात समझ में आई कि नहीं ये बच्चों, समझ गए ना। ये n क्या रखोगे आप, 5 रखोगे, फॉर्मूला ये लगाओगे, जब क्या होंगे n हमारे ऑड होंगे, और बच्चों ऑड में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म पॉसिबल होता है, उसका फॉर्मूला ये है, ये बच्चों हमारे मिडिल टर्म का फॉर्मूला है mt, मिडिल टर्म, ठीक। a प्लस n प्लस 1/2 माइनस 1 और इंटू डी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगर ऑड के बाद इवन वाली सिचुएशन आ जाए, मान लेते हैं n हमारे पास 8 आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स उस सीरीज में 8 है, तो इवन हो गए। अब अगर ये बच्चों इवन है तो यहां पर देखिए दो कंडीशंस अराइज होंगी। कंडीशन 2 कैसे कैसे अराइज होंगी बच्चों, दो मिडिल टर्म पॉसिबल होंगे। ये आपने मीडियन में इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। जैसे देखिए 1 5 9 7, बताइए कितने इसकी मीडियन क्या है। तो बच्चों क्या करते हो, मिडिल के ये दो टर्म लेते हो कि नहीं लेते हो, ध्यान करो। ये हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 8 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 8 टर्म, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई, उसी फॉर्मूले कंडीशंस को यहां पर अप्लाई किया गया है। सो बच्चों यहां पर ये उसी बेसिक टर्म के हिसाब से दो मिड टर्म निकलेंगे। फर्स्ट मिड टर्म a प्लस n/2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n हमारा अगर 8 है, सो 8/2 4 माइनस 1 3d, यानी a प्लस 3d बनेगा। ये बच्चों कब आएगा भाई समझिएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तब के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये एक ऐसे ही एग्जांपल लेके, और बच्चों अगर दूसरा मिडिल टर्म आपको निकालना है, क्योंकि इसके दो मिडिल टर्म पॉसिबल होंगे बच्चों, तो वहां पर आप देखिएगा कि यहां पर a प्लस n/2 यानी कि नेक्स्ट हमारा है 4/2 4/2 कितना हो गया, सॉरी 8/2 बच्चों कितना हो गया 4 हो गया, यानी नेक्स्ट टर्म वाला सीधे कॉन्सेप्ट है। अगर थर्ड यहाँ पे तो 4 हो गया, a प्लस 4d। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर मिडिल टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप इन फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। तो हर जी फॉर्मूले याद करते रहिएगा भाई, आपका फॉर्मूले के लिए एक बेसिक आया था कि सारे फॉर्मूले बताते चलिएगा। फाइंड द मिडिल टर्म, जैसे देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म का एक कॉन्सेप्ट भी है, आपको मिडिल टर्म निकालना है। चलिए इसको पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मिडिल टर्म निकालने के लिए पहला स्टेप n पता होना चाहिए, कितने हैं अभी नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। l वाला कॉन्सेप्ट लगाइए बच्चों। l क्या है, लास्ट टर्म पता है ना, फर्स्ट टर्म पता है a, लास्ट टर्म कितना पता है 241, d भी पता है बच्चों। कैसे भाई, t2 माइनस t1 कर लो सिंपली, और क्या d आ जाएगा। 13 माइनस 7 करिए, माइनस कितना आएगा 6 आएगा मे बी, है ना। सो d भी पता है, a पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ फॉर्मूला n नहीं मालूम, लगा दीजिए। सो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, l की जगह रखो जरा 241, आप a की जगह रख दो आप 7, क्योंकि a 7 है। n माइनस 1 बच्चों n नहीं पता, d कितना है, d हमारे पास 6 चल रहा है। सो यहां से इसको करिए माइनस, जरा देखिए क्या होगा जब आप 7 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 7 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 234 मिला बच्चों। और n माइनस 1 और 6 को मैंने किया यहाँ पर डिवाइड। ओके, अब ये जरा देखिए क्या सिंपली डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं। बच्चों 6 से 6 3 जा 18, हाँ हो जाएगा। 6 यहाँ से 1 टाइम, 6 3 जा 18 हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद जरा देखिए 5 बचा, है ना, 5 हुआ तो 54 बना दिया 9 टाइम्स। तो ये 39 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी 40 हो गया। पहला एक कॉन्सेप्ट आपने एक बाधा क्लियर कर ली बच्चों, ये तो क्लियर कर लिया कि कितने टर्म है ना, यानी कि इस पूरी सीरीज में n की वैल्यू 40 यानी 40 है। अब देखिए n 40 है तो ये कैसा है ये डिसाइड कर लो। ये है हमारा ऑड, ऑड कहां से बच्चों, ये तो इवन हो गया, है ना, इसको इवन ही रहने दो, ऑड जब होगा तब ऑड देखेंगे, अभी ये इवन है। सो ऑड बाबू आप थोड़ी देर वेस्ट कर लो भाई, रेस्ट करो, अभी थोड़ी देर रेस्ट करना, बाद में आएंगे। अभी ये n 40 हो गया। अब बच्चों n जब 40 है सो इवन है। अब इवन में कितने टर्म होते हैं, दो मिडिल टर्म पॉसिबल होते हैं। पहला मिडिल टर्म मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको सिंपली यहां से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस n/2, ठीक है ना, n/2 प्लस 1 8 टर्म चलता है यहां पर, ठीक है, n/2 प्लस 1 8 टर्म जो भी सिखाया था, और -1। अब बच्चों यहां से जरा देखिए क्या होगा, n/2 प्लस 1 8 टर्म माइनस 1 टर्म, तो यहां से जब आप निकालोगे d तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बनता है a प्लस n/2d। क्लियर, एक तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा। और बच्चों एक फॉर्मूला बनता है a प्लस n/2 -1 करके बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसके दो मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, a आपको पता है सीरीज का 7 है, n पता है 40/2 20 हो गया, d की वैल्यू पता है बच्चों कितनी है, यहां से d जरा देख लो कितना चल रहा है, 6 चल रहा था मे बी, सो 6 है, वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस 120 तो 127,
इस तरीके से आपको मिडिल टर्म निकल आएगा। तो इजीली अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपना मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों इसके मिडिल टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो हम लोग ने अभी क्लियर किए हैं। अब आपके वही कुछ डाउट्स लेना शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम्स के अकॉर्डिंग अब डाउट तो लेने पड़ेंगे जल्दी से आपके। देखिए बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों, अगर किसी का डाउट रह जाए तो परेशान मत होइएगा। अभी हमारे पास एक क्लास और है, जिसके क्लास में आज क्लास के जो डाउट्स रह जाएंगे आज की क्लास में बच्चों, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, और बच्चों बेसिकली सम वाले जो डाउट्स हैं उनको हम लोग ने अगली बार रखा है, लेकिन मे भी कुछ अब आ गए हैं, पहले तो जैसे थे एज इट इज ले लिए। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन पॉइंट। देखिए यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसा क्वेश्चन आपका आया था वैसे ही क्वेश्चन वैसे सीधे सीधे पूरा उसको रख दिया गया। देखिए ये मोहम्मद अनस जी आपने क्वेश्चन किया था कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म। यहां तक तो बात आपकी समझ में आई कि एक एपी सीरीज का थर्ड और सेवंथ टर्म है, उसका सम ऑफ एन, ये अपॉइंटमेंट किसके साथ अपॉइंटमेंट है भाई शायद ये क्या हो सकता है, प्रोग्रेशन हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में भी ऐसा लगता है अपॉइंटमेंट या अर्थमेटिक कुछ ऐसे ही। अब मुझे तो अर्थमेटिक, क्योंकि यही एक सीरीज है इस 6, ठीक है ना, जहां तक क्वेश्चन आपने किया था वो एज इट इज वैसे ही आ गया है। तो अपॉइंटमेंट का मतलब आप समझिएगा किसके साथ अपॉइंटमेंट है, बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो बाकी आप लोग बीच बीच में गुगली मार देते हो। तो यहां से थर्ड टर्म यानी T3, सेवन टर्म यानी T7, और वैसे दोनों का सम कितना कहा है 6। तो मोहम्मद अनस जी ने भाई जहां तक बताया और जितना हमें क्लियर हुआ तो यहां तक ये 6 आ रहा है, दोनों का सम। थर्ड टर्म एक एपी सीरीज और उसी एपी सीरीज के सेवन टर्म का सम 6 है। जरा देखिए थर्ड टर्म a+2d, मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया ना कि जितना भी टर्म पूछे उससे बस एक डी कम कर दो। और ऐसे बच्चों सेवन टर्म क्या होगा a+6d, यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट बना, ये इक्वल टू 6 है। जब आप इसको करोगे तो ये 2a हो जाएगा और बच्चों ये 8d होगा। देखिए 6d और 2d 8d और इज इक्वल टू 6। जरा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो a+4d इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों क्या मिल जाएगा 3। अगर आप 4d को उधर ले जाएंगे सो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 - 4d। सो इतना तो हम लोग को यहां से क्लियर हो गया कि आखिर a की वैल्यू d के फॉर्म में कितनी आएगी। बच्चों जब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बच्चों एक इसी के साथ दूसरी कंडीशंस भी दी है नस जी ने। कंडीशंस क्या दिया है कि इन्हीं टर्म्स का, यानी कि इसी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 8 के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो देखिएगा अनस जी, आप भी ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे स्टूडेंट भी देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन किया अनस जी ने, बस खाली थोड़ा अपॉइंटमेंट है ना किसके साथ है ये बताते जाइएगा। तो यहां पर T3 और इंटू T7 ये कितना है, दोनों का प्रोडक्ट ये कितना है बच्चों 8 है। देखिए ये हो गया हमारा 8, दोनों का प्रोडक्ट। अब बच्चों प्रोडक्ट है तो टर्म तो वही है ना, a+2d और ये 7 टर्म हुआ a+6d, सो a+6d और ये इक्वल टू 8 हो गया। अब बच्चों जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a² और 6ad, और यानी इसको मैं डायरेक्टली ऐड करके लिखता हूं 8ad, और बच्चों ये 2 को करेंगे तो 12d² सिंपली इस तरीके से इक्वल टू 8 ऐसा कुछ आएगा। ओके, अब यहां के बाद बच्चों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे a को रिप्लेस कर सकते हैं 3 - 4d से। तो अगर हम लोग यहां पर इसको रख दें तो बच्चों ज्यादा सही रहेगा। अगर हम a के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे तो सारा सब कुछ d में बन जाएगा, d में इजीली सॉल्व हो सकता है, फिर d में एक रिलेशन बन जाएगा जिसको हम लोग इजीली क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा स्पेस भी बना लें। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है a वाला कि a हमारा किस तरीके से फॉर्म हुआ था, थोड़ा सा बच्चों स्पेस फॉर्म किया है और यहीं पर आगे के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सो यहां पर मैंने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, a के प्लेस पर 3 - 4d रख दिया, और बच्चों यहां स्क्वायर है इसी इक्वेशन में जहां तक ही आया था, और प्लस हमारे पास 8a है और d भी है। तो बच्चों d तो वैसे ही रहा, a के प्लेस पर 3 - 4d वैसे ही फिर से रिप्लेस किया, और बच्चों फिर से है 12d² तो उसको एज इट इज रखा और इक्वल टू 8 है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप को भी ध्यान से करेंगे क्योंकि यहां से कुछ कैंसिलेशन होगा जिसके बाद हमारा टर्म्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। सो a² 9 हुआ, b² यानी कि 16d² हुआ, सो a² और प्लस b² - 2ab, सो -3 जो 12 24d। क्लियर, चलिए ये आ गया सिंपली। अब इसको देख लीजिए, ये भी बच्चों 24d ही हुआ। देखिए 8 3 24d, और यहां से जब करेंगे तो 8 4 32, सो 32d² हो जाएगा, और बच्चों 12d² पहले से ही था और एक हमारे पास ये 8 भी था। ओके, चलिए भाई इतना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में जो कैंसिलेशन है बच्चों वो कर लो आप, जिससे थोड़ा इजी हो जाए। जैसे ये 24 सिंपली कैंसिलेशन हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। अब जरा ये 9 बच रहा है और बाकी जो बचता जरा देखिए 16d² प्लस के है और ये 12d² प्लस के, तो बच्चों 16 और ये कितने बन गए 24 यानी हुए 28,
और माइनस के 32, सो 9 माइनस का 4d स्क्वायर बचा बच्चों, ठीक है ना। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 9 को उधर ट्रांसफर करिए तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और बच्चों d स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4, और बच्चों जब d निकालेंगे तो मैं प्लस माइनस 1/2, ठीक। तो यहां तक तो d आया। जब आप d यहां रिप्लेस करोगे 1/2 मान लेते हैं हम, प्लस का 1/2 पहले लेके सॉल्व करते हैं, तो 1/2 पुट करिए तो 2 कैंसिल 3, यानी आपका a भी डिसाइड हो गया 1। और बच्चों जब a आ गया d आ गया, सो बचा क्या भाई, d आपके पास आया 1/2, a आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी कहें 16th टर्म, सम ऑफ 16, तो बच्चों सम का कॉन्सेप्ट पूछा है ना जी आपने। सम वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग ने कल वाले नेक्स्ट वाले शेड्यूल में जो भी क्लास है, कल है शायद में भी, सो उसमें रखा है, लेकिन फिर भी अब मैंने इतना क्वेश्चन लिया तो बच्चों मैं उसको भी बताऊंगा, आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो बच्चों सम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। अब ये फॉर्मूला कैसे है मैं अब हम लोग इस चीज को कल सीखेंगे बच्चों, तो आज सिर्फ काम चला लीजिए आप। ओके, n/2 की ये फॉर्मूला होता है। n/2 बच्चों n क्या लोगे, वही कितने टर्म कहे गए थे 16 टर्म, तो n की जगह 16 रख दीजिए। 16/2 करोगे जब आप, देखिए 16 मैं पुट कर रहा हूं, जल्दी से इस कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। 16/2 तो बच्चों डायरेक्टली 8 ले लो, ठीक है। 2a, a की जगह क्या लोगे 1 ले लीजिए क्योंकि 1 है, और बच्चों n 16 माइनस 1 15 हुआ, और d की जगह क्या लेंगे बच्चों, d की जगह हमारे पास 1/2 है तो मैंने 1/2 रख दिया। थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा ये 19 हुआ बच्चों। 19 के साथ में, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19/4, सो 8 इंटू 19/2 रखिए, 2 से इसको जरा करिए 4 4 76। तो बच्चों ये हमारा अनस जी ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 76। जो सम होगा हमारे सारे टर्म्स का वो हमारा 76 आएगा। आई होप आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा बच्चों। वो इजी वर्क था, देखिए पहले 2 कंडीशंस दी गई थी, उनके अकॉर्डिंग हमने सॉल्विंग करी। अनस जी आप भी समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट सम है और कंडीशंस मैंने आपको पूरी बताई। सो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट में। भाई हर्ष जी का क्वेश्चंस कुछ आए हैं, तो हर्ष जी आपके क्वेश्चंस को जरा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। विच टर्म ऑफ एपी इज दिस? हर्ष जी आपने जो क्वेश्चन दिया है, देखिए 18 है 13 है, ठीक है। 18 के बाद 13 फिर 88 आ गया बच्चों। एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही ले लिया गया है जैसे आपने दिया था, हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया उसमें। अब जो बनाया गया क्वेश्चन उन्होंने वैसे ही डाला। सो यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन का बेसिक्स है, टाइपिंग मिस्टेक में भी आपसे हुई होगी कुछ भी बच्चों, क्योंकि ये एपी है नहीं। अगर आप खुद से सीक्वेंस देखें 18 13, तो या तो कॉन्सेप्ट कहता है सीरीज एपी में, या तो बढ़ रहा है तो सब बढ़ेंगे, और अगर घट रहा है तो बच्चों सब के सब घटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता बढ़े घटे, ये कॉन्सेप्ट एपी का नहीं होता। सो बच्चों पहले देखिए 18 से 13, ठीक है कोई बात नहीं, 5 का डिफरेंस हो सकता था, 5 कम। अगर ये 8 होता है, जैसे आपका ये 88 लिखा है, तो मे भी अगर मुझे लगता है 8 होगा, फिर लगता है 5, क्योंकि 5 का गैप है तो यहाँ 3 होना चाहिए था, मतलब ये यहाँ डैश ना हो के यहाँ 3। सो बॉल ये बच्चों व्हाइट है इस बॉल पे अब अगर सही बॉल होती तो मैं प्ले कर जाता, एक आधे चौके छक्के लगी जाते, नहीं तो 1-2 रन तो मिल ही जाते बच्चों। ये व्हाइट बॉल है भाई, तो उस व्हाइट बॉल को खेलना बहुत मुश्किल काम है। अनस जी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को, इसको समझिएगा, देखिएगा, शायद राइट कॉन्सेप्ट के साथ दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। ओके, तो चलिए इस व्हाइट बॉल को थोड़ा सा लीव करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ वी फाइंड सीक्वेंस एपी और नॉट। देखिए मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर T2 माइनस T1 करें वो भी D आ जाए, T3 माइनस T2 करें बच्चों, जो आपके पास सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है, उससे चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं। 2 करस्पॉन्डिंग टर्म्स को उठाते रहिए, सबट्रैक्ट करके देखिए, डिफरेंस देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा सीक्वेंस क्या है, एपी है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको हर जी सिखाया भी है। तो हर जी फर्स्ट वाले के लिए सॉरी है, थोड़ा सा इसको कलेक्ट करिएगा। व्हाइट बॉल है मैंने बताया, तो मैच नहीं हो पाएगा इसमें हमसे, बैटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ समझ रहे हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स आर फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले बताए चैप्टर में, देखिए हर्ष जी मैंने काफी सारे फॉर्मूले अभी डिस्कस किए हैं, प्रूफ भी दिए हैं आपको। उन सारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, कहां पर कौन सा अप्लाई होगा। अब जरा से ये देखिए, आपको तो बेसिक इस चीज को समझ में आ गया जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे समझिए कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा मैं करता हूं। ये n टर्म का है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों इसमें ये एक फॉर्मूला है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। कभी n मिस कर देंगे, पूछ लेंगे n बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए। आपको t नेट दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा, एपी सीरीज में d दिया होगा। कभी बच्चों ये होगा लेकिन d नहीं पूछा होगा, n दिया रखा। तो यानी कि आप एक फॉर्मूले को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अनस जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मे बी हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को क्लियर कर ले कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई सही से होता है। ओके, तो बेसिक फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको सारे अभी क्लियर किए हैं। बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले बच्चों जो बचे हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर करेंगे। तो हर्ष जी कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने आपके क्लियर किए हैं डाउट्स, और एक क्वेश्चन वो वाला थोड़ा सा
जो है इसको आप फिर से अगर चाहें तो दोबारा भेज सकते हैं। तो A1 A2 और डॉट डॉट AN आर इन AP। देखिए ये एक तरीके से T1 T2 T3 यही कहना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे मानस जी का है, मानस मिश्रा जी भाई हमारे लाइव क्लासेस के बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप भेजते थे भाई। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर करते थे, वहां पर हमारे सारे बच्चे आंसर बड़े अच्छे से करते थे। तो मानस जी शायद में भी अगर वही मानस जी हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। मानस जी आपका क्वेश्चन ये है कि ये हमारे जो टर्म्स हैं T1 T2, मैं इसको मान के चल रहा हूं क्योंकि बच्चों ये T1 T2 लीजिए, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट है, कोई A1 A2 से दिखाता है, कोई T1 T2 से दिखाता है। सो बच्चों यहाँ पर ये T1 T2 ठीक है, सीरीज का T2 T3 ये सब प्रोडक्ट में है। इस तरीके से करते करते इन सबका जब सम किया गया है, सो मानस जी ने कहा है कि इसका फाइंड। अब क्वेश्चन मानस जी ने इतना दिया हुआ, खेल रहे हो बेटा, चालाक हो रहे हो बहुत। यहाँ से इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर बच्चों कुछ प्रूविंग होती है लेकिन सर को देना नहीं चाहते बहुत, है ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितना इसको सॉल्व कर पाऊंगा उतना करूंगा, ठीक है। सो हमारे मानस जी भाई बहुत चालाक हो रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा चालाकी होने दीजिए उनको भी, अच्छी बात है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब अगर ये हमारे T1 T2 ये सारे हैं, ठीक है, तो एक एक चीज को, एक एक पूरे टर्म्स को उठाते हैं, उसी से एकदम क्लियर करेंगे, फिर सब में अप्लाई कर देंगे। देखिए ये 1/A1 इंटू A2 है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/A2 माइनस 1/A1 और यहां पर अप्लाई कर दूंगा ऐसे 1/D। कहेंगे सर ये था, इसको आपने ये कैसे चेंज कर दिया भैया, ये तो एकदम डिफरेंट है, कहां से ये ले आए। चलिए इस चीज को पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं, आखिर ये इसमें कैसे टर्न हुआ। भाई इस टर्म को जरा हम लोग फिर से पूरा सॉल्व करें। देखिए आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, एलसीएम लो, इसका क्या आएगा भाई A1 A2 आएगा एलसीएम, और क्या आएगा, ठीक। A2 से A2 कैंसिल, A1 जाएगा। चलिए A1 ले लिया, और बच्चों A1 लेने के बाद यहां पर माइनस A1 से A1 कैंसिल, A2 हो जाएगा। सो यहां पर A2 हो गया। अब बच्चों A2 एक तरीके से ये T2 ही है, ठीक है ना। A2 हमारा वो T2 है, कॉमन डिफरेंस हमने वही D मान लिया है, समझे। और A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है A। तो सिंपली जब आप इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। यहां से ये A1 समझिए A है फर्स्ट टर्म, तो वो A हुआ। और ये सेकंड टर्म है T2, क्या होता है T2 A प्लस D होता है, तो रख दीजिए यहां पर A प्लस D और माइनस एंटर करेगा तो माइनस A माइनस D। देखिए ध्यान से, अब बच्चों यहां पर क्या आएगा A1 A2, ओके, ये कैंसिल हुआ, माइनस का D, सो माइनस का D हुआ। और बच्चों यहां पर क्या है, A1 है A2 है और अपॉन में D है, D से D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/A1 A2 हो गया, यानी कि एक चीज रह गई थी, माइनस और लगा दे। अगर बच्चों हम यहां पर ऐसे माइनस लगा देते हैं, सो उसके बाद ये श्योरली मान के चलिए कि ये तो तय हो गया कि अब हमारा इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि माइनस से माइनस फिर कैंसिलेशन हो जाएगा। ये देखिए 1/A1 इंटू वही आ गया जो ये क्वेश्चन में लिखा था। बात समझ गए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कि ये हमारे हर एक टर्म कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हुए चले जाएंगे और उसके बाद की सॉल्विंग को क्लियर करते हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया कि कैसे इसको हमने ये कैसे लिख दिया, बच्चों ये वही है। एलसीएम लेने के बाद सब कुछ सॉल्व करिए तो देखिए वही आ गया फिर से, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ किसका अंतर है भाई, लिखने के तरीके का अंतर है। जैसे वही चीज है, 3 लिखिए, किसी बच्चे ने एल भी लिखा, ठीक है। हर जी से कहिए तो हर जी कहेंगे सर मैं ऐसे लिखूंगा, मानस जी से कहेंगे तो मानस जी कहेंगे मैं ऐसे लिखूंगा। मतलब सबके लिखने का तरीका अलग है, लेकिन सब के सब बच्चों ये क्या है, सारे के सारे 3 हैं, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन ये भी 3 है, √3 का स्क्वायर भी 3 और सिंपल 3 भी है, तो ये भी वही है, ये भी वही है, बस लिखने के पैटर्न का अंतर है। लेकिन ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। सो चलिए बच्चों, हम लोग ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया था उसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। सो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/A1, और शायद 1/A1 था, मे बी A2 था पहले, ठीक है ना। 1/A2 माइनस 1/A1 इस वाले टर्म के प्लेस पर, और ये माइनस का 1/D। फिर देखिए यहां पर बच्चों इसी तरीके से माइनस 1/D यहां पर भी कर दीजिए, और इसके प्लेस पर हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, जरा देखिएगा, यहां से हम लोग इसको कर देंगे A3 माइनस, और यहां पर हो जाएगा 1/A2। ये प्रोसेस बच्चों चलता ही जाएगा। जैसे इसके बाद 4 और 3 के साथ कॉन्सेप्ट होगा, फिर 5 और 4 होगा, फिर उसका 6 और 5, इस तरीके से चलते चलते कहां तक जाएगा, यहां तक। तो बच्चों यहां तक भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, 1/D, और यहां से इसको चेंज कर देंगे 1/AN, ठीक है, और माइनस 1/AN-1। तो बच्चों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहां से क्लियर किया। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये कहता है कि यहां से -1/D, 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 -1/D हर एक टर्म में कॉमन है तो ले लीजिए बाहर।
सो यहां से अगर हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस का 1/d बच्चों कॉमन ले लेंगे, ले लिया। अब जरा देखिए क्या बच रहा है, 1/a2 माइनस 1/a1। नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से 1/a3 माइनस 1/a2 बचेगा। अगर आप आगे और देखते हैं तो इसके बाद वाले नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, 1/4a4 माइनस 1/a3 आता। बच्चों ये होता ही चला जाएगा कहां तक, 1/an माइनस 1/an-1। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। अब जरा देखिए यहां से नेक्स्ट, अगर आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये जो टर्म है हमारे, जैसे कि आपको दिख रहा है a2 है ना, 1/, ये माइनस का। बच्चों ये 1/a3 ये किसका हुआ, माइनस का। ऐसे ये 1/a4 इधर से कट, यानी जितने टर्म है वो कटते चले जाते हैं, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा फर्स्ट वाला। और बच्चों ये भी कट जाएगा क्योंकि इसके भी पहले वाला n-1 होगा और ये दूसरा नहीं मिलेगा, यानी कि 1/an, यानी दो ही सिर्फ बचेंगे, इसके अलावा बाकी सब क्लियर। यानी कि सब कुछ ऐड करने के बाद, इतना सारा कॉन्सेप्ट ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास सिर्फ मिला 1/- का d और साथ में 1/n 1/an और माइनस 1/1। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इतना रिमेनिंग है। क्या मानस जी यहीं पे छोड़ दें, भैया आंसर नहीं दिया आपने, सॉल्व कर दिया मैंने, है ना। तो क्या कहते हैं मानस जी, यहीं पे छोड़ा जाए कि थोड़ा सा और सॉल्व करें। चलिए मानस जी का शायद क्वेश्चन यही होता है कि सर और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए थोड़ा मैं इसको और सॉल्व। देखिए an एक्चुअल में tn है, और अगर आप एलसीएम लेते हैं इसका, सो ये हो जाएगा a1 ही बचा है, a1 कह दीजिए, चाहे इसको a कह दीजिए। सो जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो फिर से ये a1 यानी कि a और ये an यानी कि हमारा tn हो जाता है। और यहां से देखिए ये आता है a1 यानी कि a और माइनस का tn यानी कि an। और बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा होता माइनस का 1/d बाहर जैसा था। थोड़ा सा बच्चों स्पेस बनाते हैं क्योंकि थोड़े से कैलकुलेशंस की रिक्वायर्ड है। मानस जी समझिएगा ध्यान से, और भी जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हो भाई जरूर ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सम तो नहीं कह सकता क्योंकि इस बार के कोविड की वजह से, लेकिन मैं पहले से नहीं कह सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर आ गया कहेंगे सर आपने तो कहा था नहीं आएगा, लेकिन आ गया, तो भैया पढ़ते चलो सबको, ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है। सो यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से a1 है और जरा tn का फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है a + n-1 × d, सिंपली यही तो tn का फॉर्मूला हुआ। और अपॉन की जरा बात कर लो, -1/d इधर लिख लो चाहे उधर, और ये तो a × an है। जरा आप इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर a हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का n-1 × d हो जाएगा, और साथ में यहां पर a × an हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हुए ना, और इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हुआ बच्चों, d से d कैंसिल हुआ, फाइनल n-1/a × an। तो मे बी ये सफिशियंट है मानस जी, ठीक है ना, इतना सफिशियंट होगा। बाकी आप आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि भाई क्वेश्चन क्या था आपने थोड़ा आधा गायब कर दिया। सो मैंने जहां तक मे बी पॉसिबिलिटी थी उसको सॉल्व किया। चलिए कुछ और बच्चों के भी लेते हैं, डाउट्स बच्चों क्लियर करते हैं। दिव्यांशु मिश्रा जी ने क्वेश्चन किया है, चलिए दिव्यांशु जी का क्वेश्चन लेते हैं। रामकली है भाई कोई, ठीक है ना। सो वो 5 रुपए पहले में वीक में बचाती है, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज की सेविंग करी, अच्छी बात है भाई, सेविंग करना बहुत बढ़िया होता है। और नेक्स्ट वीक में उसने पहले से 1.75 रुपीज ज्यादा बचाए, यानी कि जब इसमें से 1.6 और बचाए होंगे तो 6.75 हो जाएंगे, ऐसे और बढ़ते जाएंगे। उसका हर बार 1.75 बढ़ता उसके पास कहीं nth वीक में उसकी सेविंग इतनी बन गई होते यानी 5 रुपए से स्टार्टिंग की थी, हर मंथ 1.7, हर वीक 1.75 बढ़ते बच्चों आज उसकी nth वीक में सेविंग ये बन गई। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि वो n की वैल्यू बता दो ना, फाइंड n। दिव्यांशु जी ने कहा है कि भाई इन्हें n की वैल्यू चाहिए, तो दिव्यांशु जी इसका n का आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एक तरीके से देखेंगे, सीरीज हमारा फॉर्मेशन तो बन गया है, सीरीज हमारी एपी है, और इस एपी सीरीज का जो ये है आपको 5 दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसका फर्स्ट टर्म है। और बच्चों जो अब आप इसका डिफरेंस करोगे, बाकी वो दे ही रखा था कि 1.75 हर मंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो आप t2 - t1 से निकालेंगे, सो आएगा 1.75 ही। और बच्चों ये इसका nth टर्म है, tn, वही nth टर्म, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें दी हैं, सिर्फ n निकालने की आखिर कितने वीक बाद उसका जो है ये हो जाएगा ना, सेविंग क्या हो जाएगी। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tn का, क्या होता है a + n-1 × d। ओके, जरा वैल्यू रखिए 20.75, ये तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जरा देखते हैं क्या होने वाला। a फर्स्ट टर्म है 5, n-1 बच्चों ये है, और d की वैल्यू 1.75, क्लियर। जरा देखिए 5 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.75 आएगा, और बच्चों यहां पर तो सिर्फ आपका n-1 1.75 बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सबके डाउट्स भी पूरे लेने हैं बच्चों में। तो 15.75 और ये देखिए इंटू से गया डिवाइड में, सो 1.75, ठीक है।
और ये n-1। अब बच्चों ये क्या हुआ, पॉइंट से पॉइंट तो सीधे मूव आउट, काम खत्म। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मे बी 10 टाइम्स में तो 750 हो जाता है, 9 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और ये वहां जाके यहां से +1, यानी कि कितने बच्चों वीक लगेंगे, 10 वीक लगेंगे रामकली को इतने पैसे बचाने के लिए। तो दिव्यांशु जी आई होप आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, और नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो वैष्णवी दुबे जी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। तो वैष्णवी बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं, द nth टर्म ऑफ एपी इज दिस, यानी कि एक एपी सीरीज है जिसका nth टर्म यानी कि tn आपको पता है 7 - 4n। चलिए क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो देखिएगा ध्यान से, जब बच्चों आपको कभी nth टर्म दिया हो तो आप n के प्लेस पर 1 पहले पुट करो, तो आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा t1। 1 रखिए, देखिए यहाँ पे n के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। जब आप इसके प्लेस पर 1 पुट करेंगे, सो लुक एट दिस, जब आप यहां पर 1 रखेंगे तो 7 - 4 × 1 यानी कि 4, यानी कि आंसर मिला 3, यानी कि ये आपका आ गया t1। ऐसे ही जब आप n के प्लेस पे बच्चों 2 पुट कर दोगे तो t2 मिल जाएगा। जरा देखिए t2 क्या होगा, 7 - 4 2 = 8, सो ये आ गया -1। ओके, फिर जैसे आपने अगर 3 रखा सो t3 मिल गया, 7 - 4 × 3 12, सो यहां पर ये 12 हो गया बच्चों, ये माइनस। तो आप इस तरीके से सीरीज बना लीजिए, 2-3 टर्म निकाल लीजिए, सीरीज बन जाएगी। देखिए सीरीज आपकी क्या बनी। सो बच्चों यहां से सीरीज आपकी जो बन रही है सिंपली वो आ गई 3 - 1 - 5 एंड कैरी ऑन, ठीक है ना, ये सीरीज बन गई। तो वैष्णवी जी देखिएगा बेटा ये किस तरीके से सीरीज फॉर्मेशन। अब आप डी कैसे निकालते हो, t2 - t1, सिंपली ना, यही तो होता है डी। सो बस t2 ये है, t1 ये है, बस सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए जैसे ही आप t2 - t1 करेंगी, सो देखिए ध्यान से, -1 - -3 +3 है। सो बच्चों क्या होगा, -4, यानी कि -4 वैसे भी दिखने से ही दिख रहा था, 3 के बाद -1 आया तो इसका मतलब -4 होगा, -1 के बाद -5 -4 होगा। सो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ओके, सो वैष्णवी जी ये क्वेश्चन आपने आई होप समझ लिया होगा। नेक्स्ट में आज आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, n टर्म्स का सम, ठीक है, और ये है फाइंड एपी। अच्छा चलिए 10th टर्म फाइंड, 10th टर्म ऑफ एपी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं कल के लिए रखने वाला था, लेकिन अब पूछ लिया तो मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूं, जितना भी बेसिकली है समझिएगा। ये लिखने का तरीका वैष्णव जी आपका बहुत बढ़िया है, बच्चे इस तरीके से इजाद करते हैं मेथड, भाई क्या करें, पावर लगाने में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स की टाइपिंग मुझे में भी बड़ी दिक्कत होती है। 5n और ये देखिए 5n², तो भैया भावनाओं को समझिएगा, 5n² है वो ये वाला, ठीक है, जितना मुझे लगता है, और माइनस का 3n, ये है एक एपी सीरीज के n टर्म्स का सम। बच्चों अभी मैंने उस फॉर्मूले को क्लियर नहीं किया है, मैं भी उस फॉर्मूले को अभी बताया नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आधा कॉन्सेप्ट किया था, हाफ। सो यहां से सम वाले को मैंने कहा था सब सम। अब क्वेश्चन आ गया, मैं भी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए 10th टर्म निकालना है, एक फॉर्मूला होता है tn का, डायरेक्टली tn का एक और भी फॉर्मूला होता है sn के फॉर्म में, sn - sn-1, यानी अगर हमें t10 निकालना है वैष्णवी जी, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा n की जगह t रखना पड़ेगा भाई, तो ts10 - s10-1 यानी कि s9। ओके, अब आपको 2 चीजें चाहिए, सिर्फ s10 और s9 कहीं से आ जाए, उठा के रख दीजिए, t10 मिल जाएगा। लेकिन ये s10 s9 आएंगे कैसे, उसके लिए बच्चों ये हेल्प करेगा आपको ये फॉर्मूला। देखिए जो ये फॉर्मूला लिखा है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आएगा। ओके, कैसे, देखिए जब आप s की जगह पर 10 रखेंगे तो s10 मिल जाएगा। देखिए जब भाई आप यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो s10 बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो ये s10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 102 5 करेंगे 500 हो जाएगा बच्चों, और यहां पर 10 रखेंगे तो 10 ये 30 हो जाएगा, यानी जब आप इसको माइनस करेंगे तो 470 मिल जाएगी वैल्यू किसकी, s10 की। अब नेक्स्ट आ जाइए, s9 की डिमांड है, तो क्या करना है, बस n की जगह पर आपको इस बार 9 से रिप्लेस कर देना है। देखिए 9 क्या आएगा, जब यहां पर 9 आप पुट करोगे तो 9 का स्क्वायर बच्चों 81 होगा, और 81 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो करो मेरे साथ, 5 पंजा और 40, ठीक है, ये मिला ना 405। और बच्चों यहां पर जब 9 यहां पे पुट करोगे तो 9 3 जा 27 कर दो भाई माइनस, आज तो माइनस हो ही जाए भाई, मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है माइनस एन एस में, आप लोग भी करिएगा भाई ध्यान से, पेपर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब यहां से कैरी करिए, यहां से कैरी करिए, 15 - 7 कितना बचा, 8 आ गया, सही है ना, ठीक है। सो चलिए यहां से 8 लिख देते, 15 - 7 को। अब नेक्स्ट यहां पर 9 था, क्योंकि ये कैरी दे चुका था, तो 9 - 2 7 हो गया, यहां पर 3 हो गया, 378 सिंपली भाई इतना मिल रहा है, 378, क्लियर। अब बस आपको करना क्या है बच्चों, यहां से 470 पुट कर देना है, यहां पर S9 की जगह 378 पुट कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। आपका जो क्वेश्चन था कि फाइंड 10th टर्म, तो 10 टर्म इजीली आ जाएगा। सो यहां से कैरी करिए 10, 2 बचेगा, यहां पर अब देखिए 6 हो गया, क्योंकि ये तो 69 हुआ, और यहां पर आपको 92 मिल जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो वैष्णवी जी आई होप आपने इस क्वेश्चन के बेसिक्स को क्लियर किया होगा, समझा होगा।
अभी यादव जी ने क्वेश्चन किया है, तो अभी जी आपका क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP -5, फर्स्ट टर्म अभी जी आपको गिवन है। चलिए लास्ट टर्म भी गिवन है, वेरी गुड। सो मैं सारे टर्म्स लिखता चला जाता हूं कि जो जो चीजें आपको दे रखी हैं। ओके, सो फर्स्ट टर्म यानी कि A -5, लास्ट टर्म बच्चों यानी L 45, ठीक। और देखिए इफ द सम ऑफ AP इज 120, बच्चों यहां से सम भी दे रखा है। SN बच्चों, SN वाले बड़े कॉन्सेप्ट पूछे हैं आज आपने। सो 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए कुछ कल के लिए भी रखते हैं, लेकिन खैर आप लोग ने पूछे हैं इसलिए मैं सारे कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स दूं, और आपके और डाउट्स आए भी कल भी है, जितना भी कोशिश करिए मैं कल भी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स लेता रहूं। चलिए जल्दी से देखिए। तो बच्चों यहां से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को यहां से निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स में भी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए सो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों एक नया फॉर्मूला, तो हर जी बेटा फॉर्मूले भी सारे नोट करते जाइए। आपने फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट पूछा था, तो यहां पर देखिए कितने सारे फॉर्मूले होते चले जा रहे हैं। बच्चों यहां पर एक सम के लिए और कॉन्सेप्ट है कि Sn इक्वल टू n/2। एक तो बेसिक फॉर्मूला वो 2a + n - 1, एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है n/2a + l लास्ट टर्म के फॉर्म में, ठीक है। इस चीज को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं ठीक से कि भाई कैसे ये फॉर्म हुआ। सो Sn का बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप l/2a + l, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मूला है ना। यहां से हर्ष जी आप ये भी सारे क्वेश्चन में सीखते चलिए, जैसे आपने कॉन्सेप्ट किया था कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। सो मैंने यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास डिमांड देखिए क्या है, n की डिमांड है, n अननोन है, बाकी सारी चीजें हमारे पास नोन है, तो हमने देखा कहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा। ओके, सो यहां पर Sn की जगह जरा देखिए कितना Sn हम लोग रखा भाई 120, n निकालना है, a की जगह -5, l की जगह 45, सारे बेसिक देखिए, सारी बेसिक्स वैल्यू वहां पे पुट हो गई। अब 120 हो गया, n/2 हो गया। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ। 2 से जब आपने डिवाइड किया 20 बना, 20 से जब इसको डिवाइड किया 6 बना, तो इसका मतलब हमारे कितने टर्म है, हमारे कितने यहाँ पर टर्म बच्चों निकल के आए भाई, देखो 6 आ गए, 6 टर्म है इनकी वैल्यू। तो अभी जी आपका क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको सॉल्व किया, आपको बताया है। आर्यन जी का एक क्वेश्चन है, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। आर्यन जी का क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म ऑफ AP is 16 एंड द 12th टर्म इज 79, फाइंड द 41st टर्म। सो बच्चों यहां से जरा देखिए, थर्ड टर्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म यानी T3 वो कितना है, द थर्ड टर्म ऑफ AP 16 पहले कंडीशंस, एंड द 12th टर्म यानी T12 वो कितना है 79। ओके, जरा मैंने आपको क्या सिखाया, थर्ड टर्म आप कैसे लोगे भाई, a + 2d करोगे सिंपली, है ना। ये है 16 पहली इक्वेशन, और ये जरा देखिए क्या है, ये है a + 11d। भाई आपको डायरेक्ट पता है ना, 12 मतलब एक कम, जो भी टर्म है उससे एक कम d यानी कि 11d, और ये किसके इक्वल है 79 के। बस दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो और सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या है, मतलब बेसिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ आपको d और a मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप आंसर निकाल सकते हो। सो ये तो हुआ बच्चों माइनस का 9d, है ना। इसको देख लीजिए, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस तो श्योरली आएगा, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ग्रेटर है, 3 हो गया और 6 हो गया, 9 7 जा, तो d की वैल्यू डायरेक्टली आपको 7 मिल गई सीधे। अब जब आप यहां पर 7 पुट करेंगे, जरा देखिए डायरेक्टली 7 2 जा 14, 14 सब्ट्रैक्ट हुए जाके। सो बच्चों a उसने सीधे आपको कितना दे दिया, 2। अब a पता है, d पता है, कोई भी टर्म पूछा जाए, जैसे 41st टर्म पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें 41st टर्म निकालो। सो बच्चों डायरेक्टली बताओ 41st टर्म क्या होगा, ठीक है ना। अब कैसे बता दो, हम समझ गए, ठीक है, भावना को समझ गए हम। a + 40d, ठीक, डायरेक्टली। अब a की वैल्यू क्या है, 2 है, देखिए पुट कर दिया 2, और 4, d की वैल्यू बच्चों कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो भाई 40 था, 4 कहां था, 0 यहां पे लगाओ और फिर 7 हुआ। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे, सो ये हुआ हमारे पास 282 में भी शायद 4 7 28, 0, हाँ भाई 280 है और +2। तो इस तरीके से आप इस सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। ओके, चलिए एक कॉन्सेप्ट और है आपका क्वेश्चन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 9 ये हमारे पास सीरीज चल रही है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 129। भाई पूछ रहे हैं कि क्या हमारे सीरीज का ये कोई सीक्वेंस का कोई टर्म है कि नहीं, और है तो कौन सा टर्म है ना। तो हम लोग ये लेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि nth टर्म, मान लो आप nth टर्म है, सो nth टर्म को जरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a + n - 1 × d। और बच्चों अगर ये nth टर्म है तो n की करेक्ट वैल्यू आएगी, डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, कंप्लीट वैल्यू देगा तो समझ जाइए वही टर्म है इसका। अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो समझ जाइए आप तुरंत आंसर लिख दिए, 129 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। भाई हमारे AP सीरीज का टर्म नहीं, कहीं बाहर ही है, हटाओ इसको बाहर करो। सो यहां से जरा देखिए ध्यान से, nth के प्लेस पर मैंने रखा 129, क्योंकि मैंने लेट कर रखा है कि मान लिया कि nth टर्म है। a क्या है, 4 है,
n-1, d कितना चल रहा है जरा देखिए 4 9 5 5 का गैप में भी लगता है, सो यहां से 5 हो गया, इसको जरा माइनस करेंगे 125 आ जाएगा बच्चों, n-1 है, 5 साथ में है, 5 से डिवाइड करिए, 2 जा 5 जा 25 हुआ, n-1 हुआ, 1 प्लस हुआ 26 हो गई n की वैल्यू, मतलब सही है, कंप्लीट वैल्यू है और n का सही आंसर 26 है। तो यहां से आर्यन जी आपके क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, भाई बहुत सारे बच्चे हैं, खत्म नहीं हो रहे। सो यहां से नेक्स्ट आ गया है हर्ष जी का, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। चलिए हर्ष जी आप भी देखिए आपका क्वेश्चन कि कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे 4 के 10 और 250 के बीच में, यानी कि 10 में नहीं ले रहा है आपको, 250 भी नहीं लेना, और वैसे ही बच्चों 10 और ये जो 250 है ना, ये हमारा मल्टीपल होता भी नहीं है 4 का, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल मिलेगा, भाई ये भी क्यों नहीं चल रहा, चलो यहां से देखिए, हाँ 10 हो गया। अब जरा देखिए यहां से नेक्स्ट हमारे जो मल्टीपल पहला मिलेगा जो 2 डिजिट का होगा, बच्चों शायद कहता है हाउ मेनी, हाँ 2 डिजिट का, मैंने 10 के बाद 2 डिजिट का ही है। सो 12 हुआ, 16 हुआ, हमारे यहां से 20 होते जाएंगे और नेक्स्ट होते 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 यहां पर जाइए, 250 तो है नहीं, सो इससे पहले होगा 248, ठीक है, यहां पर लगाइए। सो ये हमारे सारे, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ये कितने हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स, यानी n कितने मल्टीपल्स, तो n की वैल्यू निकालनी है मेनली, इसको देखिए ध्यान से, फॉर्मूला लगा दीजिए l का, बच्चों ये हुआ लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, यहां से एपी चलेगी यहां तक, ठीक, क्योंकि हमें मिडिल के टर्म्स में ही सब कुछ करना था। सो जब हमारी एपी यहीं तक चलेगी बच्चों, यहां से सारा फॉर्मेशंस करते हैं, एल का फॉर्मूला लगाते हैं, और बच्चों एल का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, एल का सेम फॉर्मूला होता है जो नेट टर्म का होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू आप रखोगे 248 बच्चों, ए की वैल्यू रखोगे 12, n-1, एन आपको फाइंड करना है, डी जरा देख लो 4 चलेगा, क्योंकि जितना मल्टीपल पूछा जाता है उतने ही हमारे क्या होते हैं, उतने ही बच्चों हमारे यहाँ पर डी होते हैं, ध्यान रखिए। 12 इससे माइनस करिए, जल्दी से देखिए क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो बच्चों 12 माइनस करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 डायरेक्टली 4 से करते हैं बच्चों डिवाइड, है ना, टाइम कम है, 4 5 जा 4 9 जा, और n-1 1 को प्लस कर दीजिए, n की वैल्यू आ गई 60। सो बच्चों यहां से 60 ऐसे टर्म होंगे जो कि हमारे इसमें कंटेन करेंगे और इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ओके। सो यहां से कुछ टर्म हम लोग लिए हैं। अब यहां से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस बच्चों एक क्वेश्चन और था, देखिए इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने इसको क्लियर किया है, हर्ष जी देखिएगा ध्यान से, कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस। अब 11 है, 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है। सो एपी जरा देखिए 3 टर्म से गैप में चल रही है ना, तो लेट कर लीजिए वही कि ये nth टर्म होगा, tnth टर्म, ठीक, अगर है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि जरूर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। सो जरा देखिएगा, nth टर्म की जगह पे -150 मैंने ले लिया, a प्लस n-1, और d कितना चल रहा है जरा देखिए, इस बार माइनस का 3 चल रहा है, हर बार 3 3 3 3 डिक्रीज होता जा रहा है भाई, माइनस का 3 हो रहा है तो -3 हमारा होता चला जा रहा है। अब यहां से 11 जरा लाइए, कितना हुआ 161, कैसे किया भाई, ये भी ले आया इधर, माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन आंसर माइनस में रहा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट कहता है कि ये n-1 है और माइनस का 3 यहां पर आया, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब n की वैल्यू कभी भी आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिल सकती, डेसिमल और फिक्स में आएगा, इसका मतलब -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी सीरीज, ये सीरीज का कोई भी टर्म नहीं हो सकता है। तो आई होप क्वेश्चन को आपने क्लियर किया। चलिए भाई एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जितने ले सकते हैं बच्चों उतने लेंगे, और बाकी के जो बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सो एपी कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म ऑफ थर्ड टर्म इज, अच्छा चलिए यहां पर एक एपी है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऐसा कह रहे हैं कि एक हमारी एपी में 50 टर्म है और थर्ड टर्म इज 12 है एंड द लास्ट टर्म इज, यानी 50th टर्म आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50th टर्म यानी T50 की जो वैल्यू है बच्चों, क्योंकि वही हमारा लास्ट टर्म है, उन्होंने कहा है ना 12, और यहां से थर्ड टर्म, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच इज थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी लास्ट टर्म 106 है। सो यहां से यानी कि लास्ट टर्म है 50 टर्म और बच्चों 50th टर्म हमारा 106 है, ओके, ये हो गया। और थर्ड टर्म यानी कि T3 बच्चों वो वैल्यू हमारी 12 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका 29th टर्म फाइंड करिए। देखिए समझिए यही मेन कॉन्सेप्ट है कि 50th टर्म, उन्होंने कहा 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म ही हुआ, सिंपल सी बात है। अब 50th टर्म का मतलब a प्लस 49d, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा है डायरेक्टली, 106, और थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, ये हुआ 12। सिंपली आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ, ये 47d हो गया, यहां से बच्चों यहां पर आपका होगा 4, यहां पर हो गया 9, 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हुआ, d की वैल्यू आपको 2 मिल गई, और जैसे ही आपका d आ गया उठा के यहां d रख दीजिए, 4 होगा, 4 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। और बच्चों जैसे ही आपको a और d मिल जाता है
ए और डी मिल जाता है, फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे 29th टर्म पूछा गया और आपके पास ए डी आ चुका है, जब ए डी आ चुका है तो बच्चों यहां से हम लोग कोशिश करेंगे कि 29 टर्म इजिली निकाल लें। जरा देखिए 29D का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है डायरेक्टली ए प्लस 28D, और बस ए रख दीजिए। कितना है भाई ए आया था हमारे पास 2, और 28 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 8 8 64, 6 कैरी हुआ, 8 2 16 और बच्चों 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। सो ये हुआ 22 और प्लस 2, सो 226। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। सो आरएनजी आपका जो क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने क्लियर किया है। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा है, जरिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। एपी है 58 टर्म, ओके, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड द सम ऑफ हिज लास्ट 15 टर्म इज। देखिए सम वाले क्वेश्चंस बच्चों हम लोग अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिकली यहीं पे क्लियर कर रहे हैं कि सम वाले क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे वाले कॉन्सेप्ट में रखें। तो आरएनजी आपका क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं फिर भी, क्योंकि वैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लोग को अभी सम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने सम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया है। सो आरएनजी थोड़ा सा वेट करिएगा, कोशिश ये करेंगे कि जितना हम लोग कोशिश कर लें कि सम वाले क्लियर कर लें, उसके बाद आपके सम वाले टर्म्स लेते जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बता देता हूं, जितना आप क्लियर कर पाए उतना समझिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप कोशिश करिएगा समझने की। एक एपी सीरीज है 50 टर्म की, ठीक है ना। चलिए, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ 50 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स का इज 210 है एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज, ये है हमारे पास 2565, ठीक है। सो पहले 50 टर्म की सीरीज में जरा देखिए क्या है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यानी कि S10 दे रखा है। S10 का मतलब 10/2, S10 का मतलब 10/2 यानी n/2, 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9d। क्लियर, ये हो गया। और यहां से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और बच्चों ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 210। क्लियर, सो ये हो गया 210, ये हो गया 5, ये हो गया 2a प्लस 9d। चलिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 5 2 जा, ओके, और ये 2a प्लस 9d। तो पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ, एक इक्वेशन हमारी बन गई कि 2a प्लस 9d दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 42। ये तो हमारा 42 आ गया। अब बच्चों यहां से जरा देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो लास्ट के 15 टर्म है, यानी कि लास्ट के 15 टर्म कौन से होंगे, जरा ये डिसाइड कर लो। 50 टर्म है हमारे, 15 टर्म कौन से होंगे, यानी कि 35 के बाद जो 36 टर्म से लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक सीरीज में हमारे टर्म कितने हैं, सीरीज में हमारे टर्म 1 2 3 करते हुए कहां तक है, 50 तक। तो यानी 35 टर्म होने के बाद, 35 के बाद जितने भी हमारे टर्म बचेंगे 36 से लेकर के कहां तक के, 36 टर्म, 37 टर्म और करते करते 58 टर्म, यहां तक के जो टर्म है इन सबका सम कितना दे रखा है बच्चों, इनका सम हमको दे रखा है मे बी 25, इनका सम है 2565। ठीक, ये आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, यानी 15 टर्म का सम आपको पता है। अब बच्चों यहां से जरा समझिए कि अब कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। यहां से 15 टर्म का सम लगाइएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या लोगे आप, 36 टर्म को फर्स्ट टर्म लोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहां से भी चलिए लगाते हैं 2565 15/2। ठीक है, ये सम की जगह मैंने रखा 15/2, क्योंकि 15 टर्म हमारे बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैंने आपको बताया कि लास्ट के ये जो 15 बच रहे हैं 36 से, तो 2a, अब a है हमारा 36 टर्म यानी कि a प्लस 35d, ये हुआ। सो इसके प्लेस में मैंने रखा a प्लस 35d। क्लियर, चलिए ये आ गया प्लस। अब जरा देखिए इसके बाद प्लस क्या है, n - 1 इंटू डी यानी कि 14d, क्योंकि n तो 15 है ना, टर्म तो हमारे बच्चों 15 ही रहेंगे। ओके, चलिए यहां से इतना आ गया। जरा देखिए 2 कॉमन आएगा, उस 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा 15 और यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस 35d। सो ये हो गया 35d और प्लस ये 7d, तो इतना कॉन्सेप्ट बचा। अब क्या ये कैंसिलेशन पॉसिबल है बच्चों, जरा देखते हैं। अगर कुछ कैंसिलेशन होगा तो यहां से कर लेंगे। 5 से तो है ही है, तो 5 से तो कैंसिल कर ही देते हैं। सो 5 3 जा और 5 5 जा, 5 1 जा और 5 फिर से यहां से 3 हो जाएगा। 3 से बच्चों कॉन्सेप्ट कह रहा है कैंसिलेशन का, तो 3 1 जा हो जाएगा, 3 7 जा, 3 1 जा, यानी 171। ओके, और यहां से a प्लस 42d, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट बचा हमारे पास a प्लस, नेक्स्ट देखिए a प्लस 40, यहां से क्या हो गए 42d। ठीक है ना, यहां से a प्लस 42d और इज इक्वल टू बचा 171। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि इतनी वैल्यू मिलेगी।
बच्चों इतना करने के बाद अब हमारे पास मेन वर्क ये रह गया है कि हम आगे से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, यहां से वैल्यू निकालें और फिर उसके बाद एपी सीरीज को क्लियर कर लें। चलिए तो अब मेन कॉन्सेप्ट है ए और डी को निकालने का। चलिए ए और डी निकालते हैं बच्चों। लास्ट कंडीशंस है, हमारे 12th की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। लास्ट टर्म है भाई, जल्दी से देख लीजिए। 2a प्लस 4 और ये हुआ 8d और इसको करते हैं 2, 14 4 कैरी 1 और 3 क्लियर। और ये 2a प्लस 9d और यहां से 42। अब बच्चों इसको इधर सॉल्विंग भी देख लीजिएगा, ये माइनस सारे हो गए, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गया। यहां से जब आप इसको करेंगे तो ये 75 मिल जाएगा, 75d इज इक्वल टू 300। बच्चों जब आप इसको करोगे तो ये 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड, यानी d की वैल्यू आपको सिंपली क्या मिल गई, 4 मिल गई। जब आप d यहां पर रखोगे 9 4 36 माइनस करोगे तो आपको फाइनली 6 मिल जाएगा। ओके, यानी कि 2a इज इक्वल टू 6, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 3। सो a भी आ गया, d भी आ गया। सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है a प्लस d, तो यानी कि 3 है, फिर a प्लस d यानी कि 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे 15। इस तरीके से आपको बच्चों ये सीरीज मिल जाएगी। तो आर्यन जी आपका क्वेश्चन काफी लॉन्ग था, हमने पूरी कोशिश की कंप्लीट कर दें। हमारी क्लास बच्चों आज यहीं से एंड हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था बच्चों, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी आपके सारे डाउट्स कंप्लीट करें। सो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट शेड्यूल आपको पता है कि फिर से हम लोग एपी से जुड़ेंगे, एपी के ही क्वेश्चंस लेंगे, उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे और आप अपने डाउट्स सेंड करते रहिए, भेजते रहिए बच्चों। आज की क्लास यहीं तक। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।